हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आप सब डिमांड कर रहे थे कि मैम किसी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट को प्लीज़ बुलाइए कि हमें गाइड कर सके कि किस तरीके से आप एज गवर्नमेंट फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट कैसे बने, कब फॉर्म आता है, कहाँ से आपको सर्च करना है और उसके लिए एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है, पूरी तरीके से आपको गाइडेंस देंगी आज शिवा मैम, जो कि रीवा में गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हैं। एज अ गवर्नमेंट फार्मासिस्ट ये काम कर रही हैं और काफ़ी अच्छे से ये आपको गाइड करेंगी कि किस तरीके से आपने गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनना है। बाकी सारी चीज़ें आप मैम से ही सुन लीजिए, और भी जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो बाद में वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो मैंने जैसे बताया था Q&A हो जाएगा लास्ट में, सारे बेसिक सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि हमारा मोटिव है कि आपको एक अच्छा गाइडेंस मिले और अभी से और आज से आप प्रिपेयर करें कि आपको 4 साल बाद क्या करना है। ओके, तो सीधा मिल लेते हैं शिवा मैम से। हेलो मैम। हेलो। हाँ जी मैम। सो आज हमारे स्टूडेंट काफ़ी सारा जो है डिमांड कर रहे थे कि मैम किसी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट को बुलाइए जो कि हमें अच्छे से गाइड कर सके कि किस तरीके से आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो, फार्मासिस्ट बन सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट्स की फर्स्ट प्रेफरेंस यही होती है कि वो गवर्नमेंट सेक्टर के साइड जाए अगर वो बी फार्म कर लेता है। सो मैम आज आप खुद से इंट्रोड्यूस करवा दीजिए हमारे स्टूडेंट्स को पहले। ठीक है, ओके। हाय, मैं हूँ शिवा सेन, जो कि मैं अभी रीवा में पोस्टेड हूँ एज अ गवर्नमेंट फार्मासिस्ट। मैंने अपना बीएससी और मैंने अपना बी फार्मा और एम फार्मा यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से। ओके मैम। सो मैम आप एज अ गवर्नमेंट फार्मासिस्ट किस ईयर में आप अपॉइंट हुए थे? मैं अभी 2021 में लास्ट दिसंबर में 28 दिसंबर की ज्वाइनिंग है मेरी। ग्रेट। सो अभी तो मतलब जो रिसेंटली सारी चीज़ें हैं वही होंगी, क्योंकि आपने 2021 में ही ज्वाइन किया है, तो आप काफ़ी अच्छे से हमारे स्टूडेंट को मुझे लगता है कि गाइड कर सकते हैं। सो मैम, स्टूडेंट का सबसे पहले तो क्वेश्चन यही होता है कि गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनने के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? फर्स्टली तो यही है कि आप जो पढ़ रहे हो अपना फार्मेसी का सिलेबस, उसको अच्छे से पढ़ते रहो। और इसके अलावा अभी क्या होने लगा है फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में कि 12th का ज़्यादा पूछने लगे हैं। मतलब जैसे कि 50% आपका फार्मेसी के सिलेबस से आता है, तो 10% आपकी बायो और केमिस्ट्री और फिज़िक्स भी आने लगी है। तो यदि आप हो सके तो फार्मेसी तो पढ़ ही रहे हो, इसके साथ साथ आप अपना 12th का और 11th का फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो थोड़ा सा मतलब उसके ऊपर भी बेसिक पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि बेसिक के ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लगे हैं। ज़्यादा तो नहीं कहना चाहिए, जहाँ से वो मतलब मेरिट लिस्ट बन जाती है ना, तो वो कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए BSP फार्मेसी को और करें अपने CUET बी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। 12th का कहीं ना कहीं मैटर करता है कि आपने 12th में कितना तुम्हें आता है, क्योंकि आप फार्मेसी तो पढ़ ही रहे हो, तो फार्मेसी का तो ऑब्वियसली आपको सब कुछ बनेगा ही। लेकिन जो 12th में कुछ बच्चे होते हैं ना, मतलब मैक्सिमम सारे ही बच्चे 12th में रह जाते हैं, 12th और 11th के कोर्स में। इसलिए मैं ये चाहूँगी कि आप पहले तो सिलेबस देख के ही करोगे। जिस भी एग्ज़ाम में अभी तक मैंने जितने भी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें सब में 12th का और 11th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सब ने पूछा है। तो आप पहले तो सिलेबस देख के ही तैयारी करें। जिस भी जहाँ का भी फार्मासिस्ट का आप डालते हैं फॉर्म, तो पहले सिलेबस देख लें। और यदि वो पूछते हैं कि आपके सिलेबस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो रखेंगे, तो आप 11th और 12th की थोड़ी सी बेसिक्स बुक पढ़ें, ताकि आपका वो जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है, उससे आपके जो 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो आपसे बन सकें। बाकी फार्मेसी तो आप पढ़ते रहेंगे तो आपसे वो तो बनेगा ही, इसका तो कोई वो नहीं है, इशू नहीं है ऐसा। जी मैम। तो इसमें मैम जैसे कि फार्मासिस्ट का जो ये एग्ज़ाम होता है, सारे क्वेश्चन MCQ बेस्ड होते हैं? हाँ, सारे क्वेश्चन MCQ बेस्ड ही होते हैं, और कुछ मतलब मैक्सिमम एग्ज़ाम में नहीं, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती है। मतलब फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती? नहीं होती है। जो मतलब सेंट्रल लेवल के, जैसे कि दिल्ली फार्मासिस्ट हुआ, तो इसमें होती है नेगेटिव मार्किंग किसी क्वेश्चन में, मतलब किसी एग्ज़ाम जो लेते हैं सेंट्रल लेवल के, उनमें होती है। SSC का जो फार्मासिस्ट का होता है, रेलवे का फार्मासिस्ट होता है, किसी में। बाकी अपने जो MP स्टेट लेवल के जो भी फार्मेसी के एग्ज़ाम होते हैं फार्मासिस्ट के लिए, उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है।
उसके बाद मैम मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे कि फार्मासिस्ट का ये पूरा क्वेश्चन पेपर जो आता है, इसमें क्या जीके का पोर्शन, रीजनिंग का पोर्शन, मैथमेटिक्स का, इनके भी पोर्शन होता है क्या? नहीं, जीके, रीजनिंग और मैथमेटिक्स तो नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। ओनली आपका 11th 12th और का ही फिज़िक्स और केमिस्ट्री और बायो। यदि कोई भी फार्मासिस्ट, स्टेट फार्मासिस्ट यदि रिकमेंड करता है कि आपको ये पढ़ना है, मतलब हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो से आपसे पूछेंगे क्वेश्चन, और बाकायदा वो सिलेबस में डालते हैं कि इन टॉपिक से हम क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको वो टॉपिक आपको 11th 12th से कवर कर लेना है। ऐसा नहीं है कि हम ये सोचते हैं ना कि नहीं हम फार्मेसी का ही पूरा पढ़ लेंगे तो हमसे पूरा बन जाएगा। तो फार्मेसी का तो बनता ही है, क्योंकि वो तो आप 4 साल से पढ़ रहे हो, और जो मास्टर कर रहे हैं वो 2 साल से ऑलरेडी वो पढ़ ही रहा है, तो वो तो आपसे बनेगा ही, कहीं ना कहीं वो तो रिकॉल हो ही जाता है। लेकिन 11th 12th तो अपन किए हुए बहुत टाइम हो चुका रहता है ना, तो वो माइंड से स्कैप हो जाता है, तो थोड़ा सा रिकॉल कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसमें ज़्यादा चांस रहते हैं आपके सिलेक्ट होने में। तो मैम जैसे कि ये फॉर्म वगैरह जो निकलते हैं गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? कुछ फॉर्म तो आपके, यदि व्यापम ले रहा है एग्ज़ाम, तो वो तो व्यापम की साइट से ही डलते हैं, लेकिन कुछ जो कॉलेजेस होते हैं वो अपना खुद की साइट पे ही फॉर्म अपलोड करता है। जैसे SSMC का जो फॉर्म निकला था श्याम साई मेडिकल कॉलेज का, तो वो उनने अपनी साइट से ही अपलोड किया था, क्योंकि इनने व्यापम के थ्रू नहीं लिए हैं बच्चे, ये कॉलेज ने अपने खुद के एग्ज़ाम कराए हैं, और उनने अपने एफिलेटेड रहते हैं भोपाल से व्यापम से, लेकिन वो अपने एग्ज़ाम खुद ही लेते हैं कॉलेज के, तो वो अपनी साइट पे अपलोड करते हैं फॉर्म के लिए कि हमें इतने स्टूडेंट एज अ गवर्नमेंट फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड हैं, तो यहाँ से हमने ये फॉर्म निकाला है, तो जिनके लिए रिकमेंड है तो वो भर सकते हैं फॉर्म। तो वो अपनी साइट पे है, तो हमें रेगुलरली, मतलब जो भी कॉलेजेस हैं, जहाँ भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनके रेगुलरली या तो साइट चेक करते रहो, या फिर आप किसी ऐसा जो यूट्यूब चैनल देखते हों जो इन्फॉर्मेशन देते हों, जैसे आप ही का चैनल हो गया BSP, या फिर अदर जो चैनल होते हैं जैसे PK फार्मा का है, तो वो भी मतलब अपने यूट्यूब चैनल पे भी डालते रहते हैं कि हाँ यहाँ की वैकेंसी निकली है, तो वो भी तो सर्च करते ही होंगे ना कि किस साइट पे कौन कौन से फॉर्म अपलोड हुए हैं। तो आप भी अपने तरीके से ही चेक करते रहिए कि कहाँ के किस कॉलेज के अभी फॉर्म निकल रहे हैं, कहाँ की कौन सी वैकेंसी निकल रही है, तो फिर आप खुद से ही सर्च करिए और फिर फॉर्म भर सकते हैं। मतलब और जो व्यापम के आएंगे वो तो सबको ही पता रहता है, वो तो न्यूज़पेपर में भी निकलते हैं, ऐड भी निकलती हैं, तो वो तो सबको पता चल ही जाते हैं। कुछ ही एग्ज़ाम रहते हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन सबको नहीं लग पाती है, तो उनके लिए मैं कह रही हूँ कि जहाँ के भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जहाँ से आपको पता है कि हाँ यहाँ होता है, यहाँ का गवर्नमेंट कॉलेज, यहाँ मेडिकल कॉलेज है, तो यहाँ फार्मासिस्ट की तो रिकमेंडेशन रहती है, तो फिर आप वहाँ की साइट को मतलब हर 15 या फिर 1 मंथ में चेक करते रहिए कि हाँ फॉर्म निकला है, तो फिर ऐसे मतलब कंटिन्यू विजिट करते रहना चाहिए। और अगर बात करें तो ऐसा भी स्टूडेंट कर सकते हैं कि हफ्ते में एक दिन वो उसका डिसाइड करे, जैसे संडे हॉलीडे होता है, अदरवाइज हाँ संडे हॉलीडे कोई भी ऐसा डे एक डिसाइड कर ले जिसमें कि हमें ये वेबसाइट्स, कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट्स है, ये विजिट करनी है, ज़्यादा टाइम लगना नहीं है, तो इससे बच्चे को पता चलता रहेगा कि कहाँ पे कौन सी वैकेंसी निकलती है। यस ऐसा मैम। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है मैम? एलिजिबिलिटी तो मैक्सिमम कॉलेजेस अब ये इशू चल रहा है कि D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा कोई भी डाल सकता है। D फार्मा के भी स्टूडेंट डाल सकते हैं, B फार्मा जिनने किया है वो भी डाल सकते हैं, और मास्टर भी डाल सकते हैं। तो ये इशू कोई नहीं है अभी तक कि कौन डाल सकता है कौन नहीं, बस आप फार्मेसी में या तो डिप्लोमा हो या फिर ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, कोई भी। ओके मैम। ऐसा उसके अलावा मैम इसमें लेवल क्या होता है ये एग्ज़ाम का? एग्ज़ाम का लेवल तो आपका टोटल जो फार्मेसी का रहता है 4 साल में जो आप पढ़े हैं वो ही पूछा जाएगा। इसके अलावा जो सिलेबस में रहता है कि हम ये पूछेंगे आपसे, फिज़िक्स का इतना मैटर पूछेंगे, केमिस्ट्री से इतना पूछेंगे और बायो से इतना पूछेंगे, इतने क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, तो वो जी बस मतलब पहले से ही सिलेबस में हमें बता दिया जाता है कि ये यहाँ हाँ, से इस पोर्शन से आना है, इतना पोर्शन से, मतलब यहाँ से इतना पोर्शन और इतने क्वेश्चन हम इस पोर्शन से पूछने वाले हैं, ये पहले से डिसाइड रहता है। हर कोई जो भी एग्ज़ाम लेता है अपना पहले से ही डिसाइड करके सिलेबस देता है कि हाँ आपसे हम ये पूछेंगे और ये आपको पढ़ना है। तो मैम जैसे
तो ये ज़्यादा बेटर है कि आप पहले से डिसाइड कर, मतलब जो सिलेबस है वो निकाल के पहले से रख लें। यदि आपने किसी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का फॉर्म डाला है तो उस सिलेबस को देख के ही पढ़ें तो ज़्यादा बेटर है। वरना फिर सिलेबस तो इतना ब्रॉड है कि 4 साल आपने जो बी फार्मा किया है वो भी सारा पढ़ते ही रहो, इतनी मोटी मोटी बुक्स, और एम फार्मा का जो सिलेबस है वो भी पढ़ो। इससे अच्छा ये है कि सिलेबस पहले से हाथ में रहेगा तो आप वो ही पढ़ेंगे और उसी से फिर क्वेश्चन आना है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और मैम इसमें ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे आपको काफ़ी मंथ हो गए हैं काम करते हुए एज अ गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, तो इसमें मतलब बर्डन वगैरह कितना होता है और टाइमिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें मतलब। टाइमिंग तो बर्डन तो कुछ भी नहीं होता कि मतलब अब आपको ये तो पता ही है गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है, तो बर्डन तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस आपको दवाई बांटना है आपके काउंटर से बैठ के। तो 6 घंटे की बस जॉब रहती है, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक। इसमें आपके इतने टाइम पीरियड में 6 घंटे में भी आपको बस दवाई बांटना है जाके उधर। तो वो स्टार्टिंग में तो ऐसा थोड़ा सा दिक्कत होता है कि आपको नहीं आता, क्योंकि हम पहले से तो किसी भी स्टोर पे या फिर गवर्नमेंट किसी भी मेडिकल स्टोर पे काम किए नहीं रहते हैं। तो पहले या फिर किसी भी प्राइवेट भी नहीं कहीं पे गए रहे होते हैं, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है। बाकी थोड़े दिन बाद फिर आपको सब आने लगता है। हाँ, धीरे धीरे जो राइटिंग किसी डॉक्टर की नहीं समझ हाँ जी, आती है ना, तो फिर धीरे धीरे सब समझ आने लगता है कि हाँ ये क्या लिखे हैं, और ऐसा कोई इशू नहीं रहता है। वो तो फिर वहाँ से थोड़ा सा जो पुराने रहते हैं, मतलब जो हमारे सीनियर लोग रहते हैं, वो हमें सिखा देते हैं कि हाँ ये ऐसा करना है। तो इसमें कोई बर्डन नहीं रहेगा कि आप इसका टेंशन है कि हाँ हो गया तो वहाँ काम कैसे करेंगे, हमें तो ये आता नहीं है, हमें तो वो नहीं आता। तो ये सब ऐसा कुछ नहीं है, वो सब वहाँ के सीनियर सिखा भी देते हैं और धीरे धीरे हमको ही आने लगता है फिर हाँ, आराम वही से। चीज़ है, ऐसा प्रैक्टिस कोई मेक्स द दिक्कत नहीं है। मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस के साथ सारी चीज़ें परफेक्ट हो हाँ, जाती हैं। प्रैक्टिस हो जाती ओके है। हाँ। मैम, और लास्ट में बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है कि इसमें अगर हम एक सैलरी की बात करें कि कितने से स्टार्टिंग हो जाती है। सैलरी तो 20 तो मिनिमम मान के चलिए आप कि 20,000 तो स्टार्टिंग ही रहेगा। अब अलग अलग कॉलेज अपना ये क्राइटेरिया रखते हैं कि हम स्टार्टिंग में आपको 70% देंगे, फिर 80% देंगे नेक्स्ट ईयर से, फिर 100% करते हैं। तो फिर भी मिनिमम आपका 70% भी बनता है, क्योंकि जैसे अपना ग्रेड पे 2400 चलता है अभी फार्मासिस्ट का, तो मिनिमम भी बनता है ना। तो सैलरी का आपका 20 to 21 बन जाता है 70% में भी, और इसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज़ होता है तो फिर 30,000 तक तो पहुंच ही जाएंगे फिर आपके इस पर। ऐसा नहीं है कि आपने किस कॉलेज से किया है, किस गवर्नमेंट कॉलेज से किया है तो इस हिसाब से आपकी सैलरी बनती है। वो तो वहाँ से पहले से ही डिसाइडेड रहता है ना कि किस पे स्केल से आपको कितना पेमेंट करना है। वो गवर्नमेंट में तो पेमेंट का कोई इशू ही नहीं रहता है। पहली बात तो वही टैग ही लग जाता है आपको कि हाँ आप गवर्नमेंट में हो, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पैसा कितना भी मिल रहा है वो इशू नहीं करता है। हाँ, फिर भी इतना तो गवर्नमेंट देती है कि हाँ आप हो अपने जाता है, मतलब अच्छे से 20,000 तो सर्वाइव कर मिनिमम ही सकते मिलता हो। है। दूसरी चीज़ मैम, इसमें प्रमोशन वगैरह भी होता है क्या। प्रमोशन की यही दिक्कत है कि प्रमोशन ही नहीं होता है, क्योंकि इसमें बस 2 ही पोस्ट चलती है। एक होता है सीनियर फार्मासिस्ट और एक जूनियर फार्मासिस्ट। तो हम लोग जो अभी पोस्ट पे हैं वो जूनियर फार्मासिस्ट पे हैं। इसके अलावा एक और ऊपर जो पोस्ट होती है वो सीनियर फार्मासिस्ट की। इसके अलावा हम लोग को और कुछ नहीं है ऊपर तो ज़्यादा। जूनियर फार्मासिस्ट, जैसे एज अ जूनियर फार्मासिस्ट आप ज्वाइन हुए हैं, तो सीनियर फार्मासिस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। सीनियर फार्मासिस्ट के लिए वो अपनी जैसे कि कॉलेज वाले अपनी ही रिकमेंडेशन रखते हैं कि जैसे जिनको 5 साल का एक्सपीरियंस है या फिर जिनको 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो अपनी तरफ से ही वैकेंसी निकालते हैं। वहाँ की सीनियर फार्मासिस्ट की यहाँ पे 1 वैकेंसी या 2 वैकेंसी है या 3, जिस कॉलेज की भी निकलते हैं तो वो अपना। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए BSP फार्मेसी को और करें अपने CUET B फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। अपना क्राइटेरिया रखते हैं कि जिनके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस हो वो डाल सकते हैं, और उसका आपका पूछेंगे तो वो सिलेबस का ही, बी फार्मा और एम फार्मा का ही, और एक एग्ज़ाम होता है जो MCQ बेस्ड ही होता है। तो आपके 3 साल का एक्सपीरियंस और जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है तो उसके लिए वो पोस्ट अलॉट ओके, होती है। मतलब पहले आप जूनियर फार्मासिस्ट के लिए अगर अपॉइंट हुए हैं, तो अगर आपको सीनियर फार्मासिस्ट बनना है हाँ। तो ऐसा कोई डायरेक्ट प्रमोशन नहीं है, आपको पहले एग्जाम ही देना पड़ेगा सीनियर फार्मासिस्ट के लिए।
एग्ज़ाम ही यस, एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना पड़ेगा सीनियर चलिए फार्मासिस्ट ठीक है के मैम, लिए। काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि ये जानकारी तो शायद मुझे भी नहीं थी कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि पोस्ट के हिसाब से मुझे भी लगा कि पहले अगर आप जूनियर फार्मासिस्ट हैं तो सीनियर फार्मासिस्ट जहाँ भी हैं आप जिस भी फील्ड में हैं वो आपको आगे प्रमोट कर देंगे, आपका काम देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा। हाँ, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इसलिए आप अपनी एजुकेशन थोड़ा-थोड़ा जितना भी टाइम मिलता है, उतने में थोड़ा बहुत तो पढ़ते ही रहिए, ताकि आपको यदि आगे का प्रमोशन हो, यदि कहीं वैकेंसी किसी भी कॉलेज में यदि सीनियर फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकलती है, तो उसका आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाओ। तो थोड़ा बहुत तो पढ़ ही सकते हैं, बाकी तो सिलेबस से ही आता है, जो हमने पहले से ही पढ़ा रखा है वो। और मैम एक लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि बच्चों को, जैसे कि आप ये भी बता दीजिए कि सेंट्रल लेवल पे जो फार्मासिस्ट होते हैं गवर्नमेंट और जो स्टेट लेवल पे फार्मासिस्ट होते हैं गवर्नमेंट, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? मेनली फार्मासिस्ट का काम तो सेम ही होता है, लेकिन सैलरी में कुछ डिफरेंस होगा और बाकी जो डिफरेंसेस होंगे वो आप हाँ, बता दीजिए। सैलरी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और कुछ मैंने जैसे कि पहले ही बताया आपको, जो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम लेते हैं तो वो कुछ तो लेते हैं जो नेगेटिव मार्किंग जिनमें नहीं रहती है, लेकिन मैक्सिमम जितने भी एग्ज़ाम होंगे सेंट्रल लेवल के उनमें वो नेगेटिव मार्किंग रखते हैं। मिनिमम 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो सबसे पहले तो उनको क्वालिफाई करना ही डिफ़िकल्ट हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। इसके अलावा हाँ, सैलरी का तो बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि हमारा 2400 पे स्केल चलता है, उनका 28 चलता है, तो 2800 पे स्केल, तो उनकी सैलरी का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। बाकी सेंट्रल और स्टेट में यही डिफरेंस रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो उसको निकालना यही है कि यदि आपने अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि कुछ बच्चे तो जीपेट क्वालिफाई करने के लिए पढ़ते ही हैं, तो उसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो जैसे ही सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम में भी नेगेटिव मार्किंग होती है, और इसके अलावा ऐसा कोई इशू नहीं है। उसके बाद मैम लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप हमारे स्टूडेंट को गाइड करें, क्योंकि स्टूडेंट्स का आज के टाइम पे क्या हो गया है कि सिर्फ फार्मेसी में एडमिशन लेना ना, या तो बच्चा खुद ही सोच के ये एडमिशन ले लेता है कि मैंने फार्मेसी में एडमिशन ले लिया, इसके बाद मतलब पैसा आएगा ही, चाहे वो कैसे भी आए। और कुछ स्टूडेंट ये सोच के एडमिशन ले लेते हैं कि बी फार्म कर लिया, उसके बाद अपना मेडिकल स्टोर डालना, उसके बाद कुछ नहीं करना है। और काफ़ी सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि ज़बरदस्ती अपने बच्चों को फार्मा की साइड भेज रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि फार्मा में ही सिर्फ स्कोप है। तो ऐसे में आप बच्चों को क्या बोलना चाहोगे गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, उन्हें अवेयर करने के लिए? देखो, पैसा का तो ये नहीं है कि हाँ पैसा मिलने लगेगा, बस ये है कि आपको पहले 4 साल उतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी कि हाँ उसके कमाने लायक आप बन जाओ। ये है कि अदर जो करोगे उससे अच्छा फार्मेसी भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्कोप हैं। आप एकेडमिक फील्ड में भी जा सकते हो, मतलब यदि आपका नॉलेज अच्छा है, आपने अच्छे से प्रैक्टिकल किए हुए हैं, तो आप इंडस्ट्रियल में भी जा सकते हो, और इसके अलावा आप एकेडमी में भी जा सकते हो। और ये गवर्नमेंट की जब भी वैकेंसी निकलती है तो गवर्नमेंट तो आपके लिए है ही, तो इसमें मतलब स्कोप बहुत रहता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। मतलब एक और पैसा तो तब आएगा ना जब आपको उतना नॉलेज होगा। यदि आप पढ़ के बगैर ही पढ़े यदि पास होते जाते हैं, तो जब उसको चीज़ का आपको नॉलेज ही नहीं है तो फिर आप आगे वर्क कैसे कर पाएंगे। जिस अदर फील्ड में जाएंगे भी तो वहाँ भी तो नॉलेज ही देखेगा आपको। एकेडमिक में जाते हैं तो वहाँ भी आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ भी पहले इंटरव्यू लेते हैं, या फिर जो भी है, और गवर्नमेंट में तो अपना एग्ज़ाम लेते ही हैं। तो आपको यदि ले भी लिया है एडमिशन, तो उसके लिए आप इतना प्रिपेयर रहिए कि हाँ कोई आपसे कुछ इंटरव्यू या फिर कुछ एग्ज़ाम लेता है तो हाँ उसमें आप क्वालिफाई कर पाओ। तभी पैसा तो है, ये नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत भी मांगती है ये फील्ड, कि मेहनत करना भी ज़रूरी है। कहने का मतलब है कि पैसे की कोई कमी नहीं है फार्मा सेक्टर में, क्योंकि हम भी देख रहे हैं कितना ग्रोथ करता है फार्मा सेक्टर। ऐसा सेक्टर है कि ये तो कभी डाउन होने ही नहीं वाला है, हमेशा ग्रो ही करेगा। लेकिन ये सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए है जो कि मेहनत करेंगे 4 साल में। जो 4 साल में मेहनत नहीं करेंगे उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये आप अपने दिमाग से निकाल दें सभी स्टूडेंट कि सिर्फ फार्मा में एडमिशन ले लिया उसी से पैसा मिलेगा, उससे पैसा नहीं मिलेगा बेटा। मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको पैसा ज़रूर मिलेगा। जी हाँ, ओके मैम, थैंक यू सो मच। काफ़ी वैल्यूएबल आपका ओके, ये रिव्यू सच। रहा हमारे स्टूडेंट के लिए। सारे डाउट्स उनके क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन हो, मैम से कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उसका आंसर ज़रूर आपके लिए अरेंज करवाएंगे। ओके मैम, थैंक यू सो मच।